Hello everyone, welcome to Education Point Chemistry Classes. I am Sumit Luthra, your chemistry mentor. तो बेटा आज मैं आपके मन से केमिस्ट्री का यानी कि अगर मैं स्पेशली बोलूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर निकालने के लिए आया हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर कैसे निकलेगा? अगर मैं देखूंगा कि ये जो रिएक्शंस होते हैं ये कैसे होते हैं, ठीक है, ये क्यों होते हैं और कब होते हैं। अगर मैं ये चीजें को समझ लूं, अगर मैं इन चीजों को समझ लूं तो मैं आपको 101% गारंटी देके कहता हूं कि आपके दिल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर निकल जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और उसको पूरा समझते हैं तो। क्योंकि आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ही बड़ा गजब है बेटा, दैट इज रिएक्शन मैकेनिज्म्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस बंदे की सिरदर्दी होते हैं। ठीक है, बच्चे ऑर्गेनिक रिएक्शंस को देख के बस घबरा जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया। तो भाई सिंपल सी चीज है कि अगर आप उसको मैकेनिज्म को समझ लेंगे कि किस तरह से रिएक्शन होता है, कब होता है, क्यों होता है, क्या क्या प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है, तो आपके जाहिर सी बात है कि बहुत सारे सवाल जो है वो सुलझ जाएंगे और जो बंदे इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे वो उलझ जाएंगे। ओके, तो चलिए एजुकेशन पॉइंट केमिस्ट्री क्लासेस में आज का टॉपिक रिएक्शन मैकेनिज्म को स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? हाउ अ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स रिएक्टेंट एंड व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द रिएक्टेंट्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट, और उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन होता ही क्यों है, व्हाई? सबसे पहली बात क्या है कि बेटा किसी भी रिएक्शन के अंदर पुराने बॉन्ड टूटते हैं, जिसे हम कहते हैं बॉन्ड फिशन। ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में क्या होता है कि पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बन जाते हैं। जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं तो उसे कहा जाता है बॉन्ड फिशन। क्या कहा जाता है बेटा? बॉन्ड फिशन। बॉन्ड फिशन का मतलब है ओल्ड बॉन्ड्स को ब्रेक करना, और उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और ये दो तरह का होता है बेटा बॉन्ड फिशन। आइए मैं आपको समझाता हूं कि ये दो तरह का क्यों होता है। देखिए, पहला जो टाइप है वो है हमारे पास होमोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन में क्या होता है कि हम जानते हैं कि हमारे पास अगर एक बॉन्ड बना हुआ है तो उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा ए का और दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा बी का। करेक्ट, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा ए का और दूसरा किसका होगा बेटा? बी का। तो देखिए, अगर मेरे पास ए और ए के अंदर देखिए एक मॉलिक्यूल आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको, ए बॉन्ड ए, अगर इसको लाइट मिलती है तो लाइट से इसको मिलेगी एनर्जी, और ये जो बॉन्ड है ये बना है दो इलेक्ट्रॉन से। तो जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ए के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन चला जाएगा दूसरे ए के पास, तो हमारे पास ये इस तरह से ये बॉन्ड टूट जाता है। ओके, तो दिस फिशन टेक प्लेस इन सिमेट्रिकल मैनर। सिमेट्रिकल का मतलब कि बराबर बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इस बॉन्ड के द्वारा। ओके, जैसे कि मेरे पास है इथेन CH3CH3, अगर मैं इसको अल्ट्रावायलेट लाइट देता हूं तो इसको एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी से बॉन्ड टूट जाएगा, और ये बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे, एक चला जाएगा मिथाइल के पास, दूसरा चला जाएगा दूसरे मिथाइल के पास। तो इस तरह की जो बॉन्ड फिशन होती है उसे हम कहते हैं होमोलिसिस या फिर होमोलिटिक फिशन। ठीक है, दैट टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज इज कॉल्ड होमोलिटिक फिशन या फिर इसे होमोलिसिस कहा जाता है। ओके, इस होमोलिसिस में हमारे पास इस तरह के रेडिकल्स पैदा होते हैं जिनके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब कवारा इलेक्ट्रॉन, और जो कवारा इलेक्ट्रॉन है वो बड़ा रिएक्टिव है बेटा। ठीक है, जो शादीशुदा एटम है जिनके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं, लेकिन ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब किसी एटम के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है या किसी स्पीसीज के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो उसे हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। ओके, तो यहां पर जो मिथाइल्स हैं इनके ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसे हम कहते हैं बेटा मिथाइल फ्री रेडिकल्स। क्या बोलेंगे? मिथाइल फ्री रेडिकल्स। ओके, चलिए एक और आपको बात बता दें इसकी
कि इसके अंदर जो फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, ठीक है, वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी कि ये बनते हैं कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए और आफ्टर दैट ये किसी ना किसी चीज के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है। अनस्टेबल होते हैं और हाईली रिएक्टिव होंगे। ये जो होमोलिटिक फिशन है, इसके लिए हमें यूवी लाइट या हाई टेम्परेचर या पेरोक्साइड या फिर सनलाइट, इस तरह के सोर्सेज चाहिए होते हैं जिससे कि उस बॉन्ड को एनर्जी मिल सके और वो बॉन्ड ब्रेक हो सके। ओके, हमें क्या चाहिए होता है बेटा? हमें चाहिए होता है कि वो एनर्जी का सोर्स जिससे एनर्जी मिले बॉन्ड को और बॉन्ड टूट जाए। किसी भी चीज को तोड़ना है तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी कहां से आ सकती है? अल्ट्रावायलेट लाइट से आ सकती है, टेम्परेचर से आ सकती है, पेरोक्साइड से आ सकती है, या फिर सनलाइट से आ सकती है। इसके बाद मैं आपको करवाता हूं बेटा दूसरी फिशन, जब बॉन्ड टूट। देखिए पता क्या चीज है कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि रिएक्शन की, तो किसी भी रिएक्शन में सबसे पहला काम होता है पुराने बॉन्ड को तोड़ना, दूसरा काम होता है दूसरे बॉन्ड को जोड़ना, ठीक है। यानी कि पुराने बॉन्ड तोड़िए, नए बॉन्ड बनाइए। तो जब तक पुराने बॉन्ड कैसे टूटते हैं यही आपको पता नहीं चलेगा, तो आप बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म क्या सीखोगे, ठीक है। तो बॉन्ड का टूटना दो तरह का होता है, एक हमने पढ़ लिया होमोलिसिस मतलब होमोलिटिक फिशन, और दूसरा मैं आपको अभी करवा रहा हूं हेट्रोलिसिस यानी कि हेट्रोलिटिक फिशन। हेट्रोलिटिक फिशन बड़ी बेईमान है बेटा, ठीक है, ये बड़ी बेईमान है। इसमें एक एटम जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, ठीक है, उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। तो आपके सामने एक ए और बी के बीच में एक बॉन्ड आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ए और बी के बीच में अगर बॉन्ड है तो जब ये बॉन्ड टूटेगा मतलब मैं इसको क्या दूंगा? एनर्जी दूंगा। तो ये पोलर होगा, क्योंकि पोलर इसलिए है बिकॉज एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है। तो जब मैं इसको पोलर सॉल्वेंट में डालता हूं तो क्या होगा? या तो ए का इलेक्ट्रॉन बी ले जाएगा, अगर ए का इलेक्ट्रॉन भी बी ले जाता है, ठीक है, अगर ए का इलेक्ट्रॉन भी बी लेकर चले जाता है तो बी के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और ए के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। या फिर अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ए के पास चले जाते हैं, जिनमें ए का अपना इलेक्ट्रॉन था और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी का भी अगर वो उठा के ले जाएगा, तो बी के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ए के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ए के ऊपर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही लेगा, दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन उठा के ले जाएगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये था हेट्रोलिटिक फिशन। ओके, तो ये सारा का सारा माजरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है बच्चे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है। हेट्रोलिटिक फिशन के अंदर आयंस बनते हैं, यानी कि कैटाइन और एनाइन, ठीक है। इसके अंदर कैटाइन और एनाइन बनते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन गवा देगा वो कैटाइन, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा दूसरे का छीनेगा वो एनाइन। होमोलिटिक फिशन और हेट्रोलिटिक फिशन हमने पढ़ा, और इसका डिफरेंस क्या है कि जो होमोलिटिक फिशन होती है इसमें हमने ये पढ़ा कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो सिमेट्रिकली ब्रेक होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकली ब्रेक होगा। जबकि हेट्रोलिटिक फिशन के अंदर क्या होता है कि अनसिमेट्रिकली बॉन्ड ब्रेकेज होती है। ओके, अनसिमेट्रिकली बॉन्ड ब्रेकेज होती है, मतलब कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक के पास ही चले जाते हैं और दूसरा बेचारा खाली रह जाता है, खाली। ओके, इसमें है कि ईच स्पीसीज जो बनेगा ऑब्टेन्स एंड रिटेन्स वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। दोनों के दोनों स्पीसीज अपने सिर पर एक इलेक्ट्रॉन बिठा के रखते हैं, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिंगल। और इस केस में क्या होता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के ले जाएगा, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बिल्कुल इसी कहावत के अनुसार जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा
उसका इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उसका कुछ नहीं। ओके, अगली बात, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल फ्री रेडिकल्स बनते हैं यहां पर होमोलिटिक के केस में। होमोलिटिक के केस में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसलिए बनते हैं क्योंकि जो उसने इलेक्ट्रॉन लिया, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था ना उसके सिर पे, वो उसका अपना था। ठीक है, वो उसका अपना था, उसने किसी का कुछ नहीं छीना, ना किसी को कुछ दिया, इसलिए उसके ऊपर ना कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा ना कोई नेगेटिव चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर है वो उसका अपना है। हेटेरोलिटिक फिशन की अगर मैं बात करूं तो हेटेरोलिटिक फिशन के अंदर चार्ज्ड आयंस बनेंगे, जो इलेक्ट्रॉन गवाएगा वो कैटाइन, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो एनाइन। ओके, जो इलेक्ट्रॉन गवाएगा वो कैटाइन, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो एनाइन, मतलब कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो कैटाइन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो एनाइन। ठीक है, सिंपल सिंपल सी चीजें हैं बेटा, दिमाग में घुसा लीजिए, क्योंकि अब दूर नहीं है पेपर, एग्जाम आने वाले हैं, कुछ भी दूर नहीं है। अगला डिफरेंस देखते हैं। होमोलिटिक फिशन तभी होगी अगर सनलाइट या यूवी लाइट उसके ऊपर पड़ती है, तो मतलब कि एनर्जी का कोई सोर्स, और हेटेरोलिटिक फिशन के लिए पोलर सोलवेंट होना चाहिए। ठीक है, जब तक पोलर सोलवेंट नहीं होएगा तब तक हेटेरोलिटिक फिशन नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और पोलैरिटी का हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए सोलवेंट का पोलर होना अति आवश्यक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, रिएजेंट्स, रिएजेंट क्या होता है? बॉन्ड टूट गया लेकिन बॉन्ड तोड़ा किसने? बॉन्ड टूट गया लेकिन बॉन्ड तोड़ा किसने? रिएजेंट्स। रिएजेंट क्या होता है बेटा? अब सपोज कर लो कि मैं बहुत शरीफ हूं, अब वो तो सच्चाई है, ठीक है, मैं हूं बेटा, मैं बड़ा शरीफ हूं, मैं चुपचाप बैठा हुआ हूं, और कोई अगर आके मेरे को थप्पड़ मारेगा तो क्या मैं चुप रहूंगा? नो, मैं उसको आगे से पकड़ लूंगा और उसको थप्पड़ मारने का प्रयास करूंगा। बच भी जाएगा, कई बार बच जाता, कई बार नहीं बचता। ठीक है, तो वो एक फाइट हो गई, दैट फाइट इज कॉल्ड रिएक्शन। और जिसने पहले हमला किया, जिसने पहले हमला किया, दैट इज द रिएजेंट, और जो चुपचाप खामोश बैठा था मेरी तरह, दैट इज सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट क्या होता है? जो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर रिएजेंट से अटैक करवाया जाता है और देन रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो रिएजेंट क्या होते हैं? रिएजेंट बेटा तीन तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट और फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल तो आपने देख ही लिए कि कैसे होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होंगे? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब प्यार मोहब्बत। तो जो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन को प्यार करते हैं, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करते हैं, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स। और इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करेगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत किसको है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को? तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन से नफरत है। ओके, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन से नफरत है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हेट इलेक्ट्रॉन, दैट इज व्हाई दे रिपेल इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम देम। ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं, और ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल होने की एक कंडीशन है, पॉजिटिव तो होंगे ही होंगे, पॉजिटिव वाले तो इलेक्ट्रोफाइल होंगे, परंतु जो कुछ न्यूट्रल चीजें हैं वो भी इलेक्ट्रोफाइल होती हैं अंदर ही अंदर। ठीक है, अंदर ही अंदर वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं BF3 की, ठीक है, BF3 मतलब बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरोन जो है उसके पास उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इवन देन इट इज न्यूट्रल, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत तो है ना, तो फिर वो क्या करेगा? वो एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। ये क्या करते हैं? ये उस जगह पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है सबस्ट्रेट की, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब कि इलेक्ट्रॉन जहां पर ज्यादा है वहां पर जाके ये अटैक करते हैं ये वाले रिएजेंट, और इलेक्ट्रॉन को जाकर
हग कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लविंग पार्टिकल्स हैं। ये पॉजिटिव और न्यूट्रल कुछ भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल वही होंगे जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ये 5 पॉइंट अगर आपको याद है इलेक्ट्रोफाइल्स के, देन यू आर एबल टू लर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्दर। ओके, अगली बात है कि ये लुईस एसिड होते हैं। लुईस एसिड कौन होता है बेटा? लुईस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, आजा आजा आजा। ओके, तो लुईस एसिड्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। उसी तरह से हम ये कह सकते हैं दीज आर लुईस एसिड्स, क्योंकि ये एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम सबस्ट्रेट टू फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन। अब जो हाइड्रोजन है बेटा वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, NO2 इज इलेक्ट्रोफाइल। BF3 के मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी। AlCl3 सेम, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है भाई, वो तो इलेक्ट्रॉन की चाहत है ना उनके मन में, तो वो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। ओके, H पॉजिटिव जो है उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, NO2 पॉजिटिव जो है उसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बाकी सारे तो न्यूट्रल थे। दूसरी बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की। अब ये न्यूक्लियोफिलिक में जो वर्ड है दैट इज न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग पार्टिकल। न्यूक्लियस लविंग पार्टिकल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग पार्टिकल जिसको न्यूक्लियस से मोहब्बत है, जिसको न्यूक्लियस से प्यार है। और न्यूक्लियस से प्यार किसको होता है? न्यूक्लियस खुद होता है पॉजिटिव, तो न्यूक्लियस से प्यार करने वाले क्या होंगे? नेगेटिव। ओके, न्यूक्लियस से प्यार करने वाले क्या होंगे बेटा? नेगेटिव होंगे। तो न्यूक्लियस से प्यार करने वाले जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो होते हैं न्यूक्लियोफाइल एजेंट। और नेगेटिव कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हैं, भर भर के इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन रिच है, वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। किसको दे? न्यूक्लियस को देगा, जिसको उसकी कदर है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन की कदर होती है, वो इलेक्ट्रॉन की चाहत रखता है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो क्या करेगा? वो अपना इलेक्ट्रॉन उसको देगा जो पॉजिटिव होगा खुद। ठीक है, इसलिए इन्हें हम न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहते हैं। ये वहां पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, ये सबस्ट्रेट के उस हिस्से पर अटैक करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। ओके, ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ओके, और न्यूट्रल कौन होगा? जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर होते हैं, फॉर एग्जांपल अमोनिया। जो अमोनिया है उसके ऊपर कोई चार्ज तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी को। तो मैं इसको लुईस बेस मान के चलता हूं। ये लुईस बेस होते हैं क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं सबस्ट्रेट को और बना सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब डेटिव बॉन्ड। ओके, कुछ जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं जैसे कि OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, H नेगेटिव या वाटर या फिर NH3। ठीक है, तो ये कुछ आपके सामने बेटा मैंने न्यूक्लियोफाइल्स रख दिए हैं। तो आपको अभी तक इलेक्ट्रोफाइल का भी पता चल गया, न्यूक्लियोफाइल का भी पता चल गया और फ्री रेडिकल का भी पता चल गया है। तो अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या चीज होती है? व्हाट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट? तो भाई जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है उसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं। सपोज करिए कि मैं अमृतसर से बस में बैठ गया। ठीक है, सुनिएगा बात को ध्यान से। मैं अमृतसर से बस में बैठ गया और मैं जाना चाहता हूं अमृतसर से चंडीगढ़। ओके, रास्ते में आता है लुधियाना। रास्ते में क्या आएगा? लुधियाना आ जाता है। मैं सपोज करने के लिए बोल रहा हूं कि मैं अमृतसर से चंडीगढ़ जाना चाहता हूं, रास्ते में आता है लुधियाना। तो मैं लुधियाना में क्या करता हूं कि थोड़ी देर के लिए रुक के वहां पर स्टे कर लूंगा, चाय वगैरह पी लूंगा। तो जहां पर मैं रुका वो ना तो रिएक्टेंट था ना प्रोडक्ट था, मतलब कि ना वो मेरी इनिशियल स्टेट थी ना वो मेरी फाइनल स्टेट थी। वो थी मेरी इंटरमीडिएट स्टेट मतलब ट्रांजिशन स्टेट, एक बीच का स्टेट जहां पर मेरी एनर्जी हाईएस्ट है। ना मैं आगे जा सकता हूं
ना मैं पीछे जा सकता हूं। तो उस टाइम पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड ही मूव करना है अपनी डेस्टिनेशन पे। तो उस टाइम पर मैं कहां पर हूं, इंटरमीडिएट पर। इंटरमीडिएट होते क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूं। रिएक्शन के अंदर, तो रिएक्शन के अंदर जैसे ये कार्बोनियम आयन, इसे हम कार्बोकैटायन बोलते हैं। तो कार्बोकैटायन क्या होता है कि जब कार्बन से कोई चीज उतर जाती है और नई चीज जुड़ती नहीं है, तभी तक पुरानी चीज उतर गई और नई अभी जुड़ने वाली है, नई अभी जुड़ी नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। और वो एक इंटरमीडिएट है, वो एक इंटरमीडिएट है। अगर सड़कों को तोड़ दिया जाए और नई बनने के लिए 1 महीने का टाइम दे दिया जाए, पुरानी तोड़ गए, जो नेता लोग हैं, पॉलिटिशियन, एमसी वगैरह, वो पुरानी सड़कों को तोड़ गए और नई बनाने के लिए भी राजी नहीं है वो, तो वो जो स्टेट है दैट इज इंटरमीडिएट। ना तो पुरानी वाली स्टेट है उसके अंदर, ना वो नई वाली में जा पा रहे हैं। तो जब सड़क नई बनेगी तभी बनेगी। तो यही हालत इस कार्बन की है। पुराना बॉन्ड टूट गया, नया भी बना नहीं। पुराना बॉन्ड टूट गया कार्बन से। कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, 3 लगे हुए हैं और 1 टूट चुका है, जिसके कारण कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और ये बॉन्ड पता कैसे टूटा, हेट्रोलिसिस से, हेट्रोलिटिक फिशन से। कार्बन के साथ जो जुड़ी हुई चीज थी पहले, वो कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थी कार्बन से, और वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थी, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन भी साथ में ले गई और यहां पर बन गया कार्बोकैटायन। ठीक है, तो कार्बन एटम इसमें पॉजिटिवली चार्ज है और ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बन चुका है। कार्बन के पास इस टाइम 6 इलेक्ट्रॉन हैं इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसकी शेप ट्रायंगुलर प्लेनर है इस समय। ओके, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बेटा टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन थोड़ा सा कम स्टेबल होता है, प्राइमरी थोड़ा और कम, और मिथाइल तो सबसे कम स्टेबल है। यानी कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मिथाइल होगा और सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शरी होगा। अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन पेयर दे तो ये झट से पकड़ लेगा क्योंकि इसको जरूरत है। ठीक है, और इसको इलेक्ट्रॉन पेयर अगर कोई देगा तो ये एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल, और इसके ऊपर जो अटैक करेगा वो होगा एक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसको न्यूक्लियस पसंद है, मतलब उसको पॉजिटिव चार्ज पसंद है। बीबी को बेस पसंद है ना, बिल्कुल उसी तरह से ये लुईस एसिड होता है। इसको इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाए सही, ये पकड़ लेगा लपक के उसको, बड़ा खतरनाक है ये। तो इसकी एग्जांपल है टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी का मैंने आपको ऑर्डर बताया है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से है। सबसे ज्यादा ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, उसके बाद डाईसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, उसके बाद ट्रोपिलियम आयन, देन ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन, उसके बाद डाईफिनाइल कार्बोकैटायन, फिर फिनाइल कार्बोकैटायन, देन हमारे पास आ जाता है अल्कीन्स वाला। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा ट्राई अल्काइल, फिर डाई अल्काइल सिंपल, फिर प्राइमरी। तो इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन जो होती है ना रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी, उसका ऑर्डर हम लिख सकते हैं। दूसरा है कार्बेनाइन। दूसरा जो कार्बेनाइन है उसके अंदर भी कुछ इसी तरह का सिस्टम है बेटा, लेकिन इसमें क्या हुआ कि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया नहीं बल्कि उसका भी छीन लिया और उसको निकाल दिया बाहर, गेट आउट। इसके साथ जो भी लगा हुआ था, जो भी लगा था कार्बन के ऊपर, उसको कार्बन ने बोला गेट आउट, निकल जाओ, और उसका इलेक्ट्रॉन भी रख लिया अपने पास। अपना इलेक्ट्रॉन तो उसके पास था ही, तो उसका इलेक्ट्रॉन भी रख लिया। तो इसका मतलब कि अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, अभी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन जो इसने इलेक्ट्रॉन छीना ना किसी का, इस कार्बन ने जो किसी का इलेक्ट्रॉन छीना है, उसका नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर बिल्कुल एक कलंक की तरह लगा रहेगा। ओके, सो कार्बन एटम इसमें क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। ओके, कार्बन एटम क्या होता है बच्चे, कार्बन एटम होता है इसमें नेगेटिवली चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी माना जाता है। कार्बन एटम के पास 8 के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है क्योंकि इसके पास अपने अपने भैया पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही करेगा।
लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके पास है। इसकी शेप पिरामिडल होनी चाहिए क्योंकि अमोनिया की भी पिरामिडल ही होती है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। ओके, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी कर सकता है किसको, किसी न्यूक्लियोफाइल को, और स्वयं इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये एक्ट कर सकता है। ओके, इसलिए ये भी एक अच्छा खासा इंटरमीडिएट होता है। ये लुईस बेस है, इसकी एग्जांपल है मिथाइल कार्बेनाइन। स्टेबिलिटी जो टर्शरी है उसकी सबसे कम और प्राइमरी की सबसे ज्यादा। और ये बेटा उसका कुछ ऑर्डर है डिफरेंट कार्बेनाइंस का। ठीक है, तो इस ऑर्डर का आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए लेकर, ये आपके काम आ सकता है कभी भी जिंदगी में, तो इसका आपको लेना चाहिए स्क्रीनशॉट। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ताकि आपको ये वीडियो जबरदस्त समझ आ जाए। अब मेरे सामने 3 कंपाउंड्स हैं, तो इन तीनों में आप क्या देख रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल है बेटा वो है थर्ड वाला। ठीक है, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट हमारे पास जो इंटरमीडिएट है दैट इज कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल में क्या होता है कि कार्बन के ऊपर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है ऑड। ठीक है, तो वो ऑड अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो फ्री रेडिकल कहलाता है। ठीक है, इसमें होमोलिटिक फिशन होती है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के बराबर हो, उस केस में ये बनता है। ओके, और चलिए बात करते हैं इसकी। तो ये देखिए किसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और कुछ नहीं है। दिस इज कॉल्ड कार्बन फ्री रेडिकल और इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर दे रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कार्बीन। कार्बीन न्यूट्रल होता है। कार्बीन has 2 non-bonding electrons are paired and present in the same orbital. ओके, तो ये कार्बन क्या होता है, इसके अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है ना कम होता है, ये न्यूट्रल होता है, और इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं और एक ही ऑर्बिटल में रहते हैं। ये प्लेनर है और एंगुलर होता है। ट्रिपलेट कार्बीन जो होता है उसके अंदर 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, और ट्रिपलेट कार्बीन को हम बाई रेडिकल या बाईवेलेंट फ्री रेडिकल भी कहते हैं। ट्रिपलेट कार्बीन इज sp हाइब्रिडाइज्ड एंड इट्स शेप इज एंगुलर। तो ये है मेरे पास सिंगलेट। सिंगलेट के अंदर एक ही ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे और पेयरिंग में रहेंगे, जबकि ट्रिपलेट के केस में क्या होगा कि एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग ऑर्बिटल्स में रहता है। जनरली अगर मैं बात करूं तो जो ट्रिपलेट कार्बीन होता है वो ज्यादा स्टेबल रहता है सिंगलेट से। अब करते हैं बात इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स की। जब इलेक्ट्रॉन खिसक जाए अपनी जगह से यहां या वहां, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन खिसक जाता है अपनी जगह से थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा इधर, या वो जंप करके दूसरे एटम के ऊपर लपक के चढ़ जाता है या पिछले के ऊपर चढ़ जाता है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स हम पढ़ते हैं कि इन इफेक्ट्स का क्या क्या असर पड़ता है। सर्वप्रथम सबसे पहले जो मैं आपको इफेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या चीज है आइए समझाता हूं आपको। इट इन्वॉल्व्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब अब मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। देखिए कि अगर मेरे पास कार्बन और एक एटम जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन हो, ठीक है, एक होगा मेरे पास कार्बन और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है एक और एटम जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन है, देन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर टुवर्ड इटसेल्फ and as a result that atom will become slightly negative and the carbon will become slightly positive. okay, तो उस केस में क्या होती है, परमानेंट पोलराइजेशन आ जाती है, मतलब कि एक तरफ क्या होता है नेगेटिव चार्ज और दूसरी तरफ होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि अगर रेडिकल अटैक करेगा रेजेंट आएगा तभी ये शो करेगा, अदरवाइज नहीं, ये हमेशा करता है। इट इज ए परमानेंट इफेक्ट। आइए इसको समझाता हूं कि ये किस तरह से रिएक्शन मैकेनिज्म में हेल्प करता है।
इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है विद डिस्टेंस। अब मान लीजिए कि मेरे पास ये क्लोरीन है, ठीक है, ये जो क्लोरीन है ये कार्बन के ऊपर लगा हुआ है और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लिया कार्बन का, ठीक है। क्लोरीन ने क्या किया कि कार्बन 1 का इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ कर लिया, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद कार्बन पॉजिटिव हो गया और वो कार्बन 2 से इलेक्ट्रॉन छीनेगा और कार्बन 2 कार्बन 3 से इलेक्ट्रॉन छीनेगा, लेकिन उनका जो एक्सटेंट ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कम होता चला जाएगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है। क्लोरीन के सबसे करीब कार्बन 1 है, इसलिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कार्बन 1 पर रहेगा, और सबसे दूर कार्बन 3 है तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज कार्बन 3 पर रहेगा। कार्बन 3 के बाद ये नलीफाई हो जाता है। अगर कार्बन 4 कार्बन 5 की बात की जाए तो उसके ऊपर बिल्कुल भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट का असर सिर्फ 3 कार्बनों तक देखने को मिलता है। इंडक्टिव इफेक्ट 2 प्रकार का होता है। पहला होता है बेटा प्लस आई इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के आने से ये पैदा होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन खींचते नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिसके रिजल्ट में जो एक्सटर्नल ग्रुप है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और पूरी की पूरी चेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, उसे हम बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। दूसरा होता है हमारे पास माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की वजह से होता है, जैसे कि NO2, हैलोजन, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल्स, अमाइंस वगैरह। तो ये क्या करते हैं कि खुद नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं और कार्बन की चेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फैला देते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट का फायदा क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट का फायदा यह है कि ये एक्सप्लेन करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, फ्री रेडिकल्स, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। तो ये इन सब चीजों में हम इंडक्टिव इफेक्ट का हेल्प लेते हैं। ये कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है प्लस आई इफेक्ट का, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है माइनस आई इफेक्ट का। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगा जिंदगी में। दूसरा इफेक्ट जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? ये एक्सप्लेन करता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मल्टीपल बॉन्ड्स। ओके, यानी कि ये उसी मॉलिक्यूल में होगा जिसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स towards one of the atoms in the presence of attacking reagent is known as electromeric effect। तो बेटा क्या होता है कि कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर ट्रांसफर कर जाता है किसी एक एटम में जो अटैकिंग रिएजेंट के अंदर होते हैं। अटैकिंग रिएजेंट के किसी एटम के ऊपर जब सबस्ट्रेट का एक इलेक्ट्रॉन पेयर जंप करके चला जाए तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और ये टेम्पररी इफेक्ट है, ये अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होगा। ये अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होता है और ये लंबे डिस्टेंस तक ऑपरेट होता है। अब देखिए मेरे पास ये कार्बन है, यहां पर हाइड्रोजन है, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज इथेन। ओके, ये मेरे पास इथेन है। अगर अटैकिंग रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करता है तो ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड यानी कि जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे किसी एक कार्बन के ऊपर, और जब एक के ऊपर आ जाएंगे तो ये बन जाएगा एक पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा नेगेटिवली चार्ज। ओके, और जब मैं अटैकिंग रिएजेंट को रिमूव कर देता हूं तो ये वापस उसी फॉर्म में आ जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या अंतर है? पहली बात, इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इन नेचर। इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट है, उसको किसी भी अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्पररी इफेक्ट है, ये तभी शो होगा जब अटैकिंग रिएजेंट आए, ओके, उसकी प्रेजेंस हो। दूसरी बात, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ही प्रेजेंस में हो सकता है, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है ये सिर्फ अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस के कारण होता
है। ओके, और जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से खिसकता है, ठीक है, सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह खिसकेगा, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक के अंदर कंप्लीट ट्रांसफर हो जाती है मल्टीपल बॉन्ड के एटम्स की। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है और ये है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। ये इफेक्ट जो होता है वो 2 कार्बन के बाद यानी कि 3 कार्बनों के बाद ये बिल्कुल नलीफाई हो जाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो लंबे डिस्टेंस तक चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और दूसरी बात है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर मॉलिक्यूल को छोड़ता नहीं है, सिर्फ डिस्प्लेस होता है एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है उसमें बेटा इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से लीव कर देता है वैलेंस शेल को और दूसरे एटम के ऊपर चला जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर पार्शियल ट्रांसफर होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, जबकि इसके अंदर कंप्लीट होगी इलेक्ट्रोमेरिक के अंदर। पता है कि नहीं? पता है ना, आपको दिखाया अभी। इंडक्टिव इफेक्ट पार्शियल चार्जेस डेवलप करवाता है एटम्स के ऊपर, यानी कि स्लाइट डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव पार्शियल, लेकिन इलेक्ट्रोमेरिक के अंदर कंप्लीट चार्जेस बने थे। आपको याद होगा कंप्लीट चार्जेस बने थे। इंडक्टिव इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई लेटर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोमेरिक को ई लिखा जाता है। तो ये था कुछ ज्ञान। अब उस ज्ञान को टेस्ट करने का टाइम आ चुका है, चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। पहला सवाल है कि होमोलिटिक फिशन टेक प्लेस इन डैश मैनर। होमोलिटिक फिशन किस तरह से बॉन्ड को तोड़ती है, किस तरीके से तोड़ती है? तो क्या वो सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है, या दोनों, या आप कुछ कह नहीं सकते? तो इसका आंसर है कि वो सिमेट्रिकली बॉन्ड को ब्रेक करता है, होमोलिटिक फिशन। अगला सवाल, इन कार्बोकेटाइन कार्बन इज डैश हाइब्रिडाइज्ड। कार्बोकेटाइन के अंदर कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है? ए sp3, बी sp2, सी sp एंड डी sp3d। तो देखो भाई, जो कार्बोकेटाइन था ना उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, इसलिए उसके पास सिर्फ 3 ही ऑर्बिटल्स थे। तो sp2 उसकी इलेक्ट्रॉनिक जो होती है ना हाइब्रिडाइजेशन, वो होनी चाहिए। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी वाली बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? ऑप्शन ए ये टेम्पररी है, ऑप्शन बी ये परमानेंट है, ऑप्शन सी दोनों कैसे हो गए भाई? कांट से। तो इसका आंसर आएगा कि ये एक परमानेंट इफेक्ट है, चाहे अटैकिंग एजेंट पास हो या ना हो, ये अपना इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएगा। तो मेरा आंसर है परमानेंट, बी ऑप्शन। ओके, अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोफाइल इज। इनमें से कौन इलेक्ट्रोफाइल है जिसको इलेक्ट्रॉन की भूख है? आपको पता है कि Cn नेगेटिवली चार्ज्ड है, डी ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन है इट इज साइनाइड आयन। इसके ऊपर तो पहले ही नेगेटिव चार्ज है, तो अगर पहले ये नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन को ये नफरत करेगा। इसको इलेक्ट्रॉन से नहीं है मोहब्बत, इसको है इलेक्ट्रॉन से नफरत। ठीक है, अमोनिया के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलरेडी होता है, तो इसको भी इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन वाटर के ऊपर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एक नहीं बल्कि 2, तो उसको इलेक्ट्रॉन पेयर की काहे की जरूरत? उसको भी नहीं है। BF3 जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उसको चौथा यानी कि 7 और 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आई एम सॉरी बट मेरा आंसर यही होगा BF3। तो मेरा आंसर है ऑप्शन 1 करेक्ट। अगला सवाल है कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा है इनमें से? न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? क्या वो लुईस एसिड होते हैं, क्या वो लुईस बेस होते हैं, क्या वो दोनों होते हैं, क्या वो कुछ भी नहीं होते हैं? तो देखो बेटा, जो न्यूक्लियोफाइल होता है ना उसको न्यूक्लियस से प्यार है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज से प्यार है। और पॉजिटिवली चार्ज से प्यार उसी को होता है जो खुद नेगेटिव हो, और खुद नेगेटिव वो होता है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर हो और वो उसको डोनेट करना चाहे। ओके, इसलिए वो लुईस बेस होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं ना कि लेते हैं। ओके, वो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं। ओके,
तो अगला जो पार्ट है दैट इज रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। चलिए रेजोनेंस को भी करते हैं। रेजोनेंस क्या है? The phenomena in which two or more equivalent structures for a compound can be written that involves identical position of atoms but different arrangement of electrons is called resonance। जब किसी मॉलिक्यूल का एक ही स्ट्रक्चर से प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाए तब हमें ज्यादा स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, उसके एक से ज्यादा, और जो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, और इस फिनोमिना को रेजोनेंस कहा जाता है। रेजोनेंस के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये बेंजीन है, तो बेंजीन की कुछ प्रॉपर्टीज को हम इस स्ट्रक्चर से डिफाइन कर सकते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज को हम इस स्ट्रक्चर से डिफाइन कर सकते हैं। है कुछ नहीं, सिर्फ बॉन्ड अलट पलट हो गए, एक एक स्टेप आगे चले गए बॉन्ड, और कुछ नहीं हुआ। फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन सिर्फ अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, और इनको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये मतलब कि बेंजीन की सभी प्रॉपर्टीज को एक सिंगल स्ट्रक्चर से डिफाइन करना मुश्किल था, इसलिए हमने उसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाए। ओके, सो ये बन गया हमारा रेजोनेंस। ओके, जैसे कि मेरे पास है OH, फिनोल। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं 2, ठीक है। तो ये है हमारे पास फिनोल। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाता है नीचे और यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो बेटा जो कार्बन है ना जिसके साथ ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्डेड है, वो 5 इलेक्ट्रॉन तो बना नहीं पाएगा, 2 ऊपर 2 नीचे, एक और लेफ्ट में, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर निकलना जरूरी है। तो यहां से ये कुछ इस तरह की चीज बन जाएगी, जहां से इलेक्ट्रॉन पेयर गया वहां पर पॉजिटिव चार्ज और जहां पर आया वहां पर नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा अंदर और इसके अंदर आने से इसको बाहर आना पड़ेगा, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद इस इलेक्ट्रॉन पेयर को जाना पड़ेगा अंदर ताकि उसकी स्टेबिलिटी को पूरा कर सके। सिमिलरली इस तरह का काम चलता जाएगा, दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन, और लास्ट में हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन जाता है। तो फिनोल की सभी प्रॉपर्टीज को एक ही स्ट्रक्चर से हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें ये 5 स्ट्रक्चर बनाने पड़े और इन 5 स्ट्रक्चर से हम उसकी सभी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं। When the transfer of electron is away from the atom or subsequent atom or group attached to the conjugated system, it is termed as positive resonance effect। इसे हम +R भी कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर वो गेन कर ले उसे हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज। आपको बेटा बेंजीन की पोजीशन का तो पता ही होगा, ऑर्थो, मेटा और पैरा। अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हैं। तो देखिए कि आप इस स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रोफाइल जो कि पॉजिटिवली चार्ज जो होता है विल अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ओनली व्हेन सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर बेंजीन के ऊपर लगा हुआ ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है सच एज NH2, OH, NHR वगैरह वगैरह, तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही अटैक करता है। ये रेजोनेंस का सिस्टम है। और जो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होता है जैसे कि NO2, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर अवे जाएगा फ्रॉम द बेंजीन, और अगर अवे जाएगा तो उस केस में स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह के बेटा बनेंगे। ओके, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह के बनेंगे, और इस केस में हम क्या देख पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, मतलब कि आप कह सकते हैं कि when the transfer of electrons is towards the atom, then the group attached to conjugated system is termed as negative resonance effect। इसे हम -R भी लिख सकते हैं। और इस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन के ऊपर अटैक करता है, ऑर्थो पैरा पर नहीं करेगा। ओके, लास्ट टॉपिक दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन को बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस मतलब कि इसमें बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है, इसमें बॉन्ड टूटता है। एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या है, द डीलोकलाइजेशन मतलब जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, बॉन्ड शिफ्ट होता है उसका, द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड
टुवर्ड्स अनसैचुरेशन इज नॉन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। तो ये आपके सामने एक कंपाउंड है CH3CH2 यानी कि इथाइल ग्रुप है, इथाइल कार्बोकेटाइन। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन H वाला यहां पर शिफ्ट हो जाता है और उस कार्बन कैटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा और एक बॉन्ड टूट जाएगा। अब इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी जो टूट गई है H पॉजिटिव, उसको ठीक करने के लिए क्या होगा कि जो साइड वाला हाइड्रोजन है वो उसको बॉन्ड दे देगा और खुद टूट जाएगा और इसी तरह से स्ट्रक्चर आगे चलते रहेंगे। तो इसे हम कहते हैं बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी और अल्कीन्स की स्टेबिलिटी को बताता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू ओवरलैप बिटवीन p ऑर्बिटल एंड सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस एंड बोथ B और C। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा इसका? दैट इज बोथ B और C, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन को ही नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड ही नहीं होता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज, इनमें से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है? NO2, NH2, अल्काइल या बोथ B एंड C? तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बोथ B एंड C, क्योंकि NH2 के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है और अल्काइल भी इलेक्ट्रॉन दे के खुश होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। अगला सवाल, फ्रॉम द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज, इनमें से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है? A NO2, NH2, अल्काइल या OH? तो बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है हमारे पास NO2। ओके, तो जब तक आपको इन ग्रुप्स का नहीं पता ना तब तक बेटा ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगला सवाल आ चुका है मेरे पास। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होता है और रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन यानी कि बेंजीन के ऊपर NO2 लगा हुआ है, उस केस में इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? देखिए बेटा नाइट्रोबेंजीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये मेटा के ऊपर करना चाहिए। सुन लेना, मेटा के ऊपर करना चाहिए। ऑप्शन में मेटा भी है और मेटा मेरा आंसर होना चाहिए और मेटा इज द करेक्ट आंसर। मेटा इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। तो ये बेटा आज की क्लास थी और आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप कि आपको समझ आया होगा और इस क्लास के बाद अभी हम बात करने वाले हैं कि अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म हो रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। अगली क्लास में मैं आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस की नॉलेज दूंगा कि रिएक्शन कैसे करने हैं। ठीक है, अभी तो आपने इसका पूरा मैकेनिज्म देख लिया कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट क्या होते हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स लगते हैं और कैसे कैसे हर काम चलता है। लेकिन आगे हम इसकी एप्लीकेशंस को करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको शेयर कर दीजिएगा और एजुकेशन पॉइंट केमिस्ट्री क्लासेस जो हैं उसको देखने के लिए एजुकेशन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। अगर आपको किसी वीडियो की जरूरत है, कोई टॉपिक मुश्किल लगता है केमिस्ट्री के अंदर, चाहे वो +1 का हो